हेलो एवरीवन। लेक्चर नंबर 77। पिछले वाला जो टॉपिक था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गैसों का जो अणुगति सिद्धांत था उसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में थोड़ा स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर दाब, ताप, वेग, इनके बीच में आयतन के साथ संबंध निकालना चाह रहे हैं कि संबंध क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पात्र लेंगे, ठीक है, और उस पात्र के अंदर गैस ले रहे होंगे। अब गैस किस तरह की है, उसमें क्या क्या हमने अभी धारणा या अजम्पशन ले रखे हैं, उनके बारे में हम पहले बात करते हैं, फिर आगे हम दाब और वेग में संबंध निकाल रहे होंगे। तो सबसे पहला गैस में हम यहाँ पे अजम्पशन ये ले रहे हैं कि जो कणों की गति है वो रैंडम है, यादृच्छिक है। मतलब कण जो है वो हर तरफ जा रहे होंगे, किसी भी तरफ जा रहे होंगे, कुछ भी वेग होगा। इसमें कोई मतलब हमने ये नहीं मान रखा कि सबका वेग समान है, सब एक दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे होंगे कि गैस के कण जो है वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कुछ भी वेग होगा इनका, ठीक है। तो पहला अजम्पशन हम ये ले रहे हैं कि कणों की गति रैंडम है, यादृच्छिक है। अजम्पशन क्या एक्चुअल में, तो ये तो हम बोल ही सकते हैं कि कणों की गति जो है वो हर तरफ सभी तरह से समान है। दूसरा ये कि जितने भी गैस के कण है वो हम समान ले रहे हैं। अभी के लिए हम यही मान रहे हैं कि जो गैस है उसमें जो कण है वो एक ही जैसे हैं, समान द्रव्यमान के हैं, या ये बोल सकते हैं कि एक ही गैस है। ऑक्सीजन गैस की बात करें तो केवल ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है तो केवल नाइट्रोजन है, बाकी और कुछ नहीं। तो सभी कण समान ले रहे हैं द्रव्यमान के आधार पर। फिर अगला अजम्पशन ये है कि अगर हम गैस के कणों को मिला के कुल आयतन देखें, मतलब गैस के सारे कणों को ले लिया हमने एक जगह और उनका आयतन और वो जो हमने पात्र ले रखा है उसका आयतन कंपेयर करें, तो गैस के कणों का आयतन नगण्य है, ना के बराबर। अब हम ये बोलते हैं कि किसी पात्र के अंदर गैस रखते हैं, अगर इस पात्र का आयतन V है तो इसके अंदर जो रखी हुई गैस है उसका आयतन कितना V है, पूरा आयतन घेरेंगे ये तो। लेकिन हम इस चीज के बारे में ना देख के हम ये बात कर रहे हैं कि एक एक कण को लो, हर किसी का आयतन लो, एक एक कण का। तो गैस के कणों का कुल आयतन जो है वो इस पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य है, ठीक है। तो ये हमने अगला अजम्पशन ले रखा है, तीसरा। चौथे पे आते हैं कि गैस के कण अगर गति करेंगे तो एक से दूसरा टकराएगा, दीवार से भी टक्कर होगी इनकी। तो ये जो इनकी टक्कर हो रही है, ये सारी टक्कर हम प्रत्यास्थ टक्कर ले रहे हैं। प्रत्यास्थ टक्कर मतलब ऊर्जा में हानि नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशंस साम्यावस्था आने के बाद है, मतलब पात्र में तापमान नियत हो चुका है उसके बाद की कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। गैस गति कर रही है, गैस के कण रैंडम गति कर रहे हैं, कोई तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि टक्कर, जितनी भी टक्कर है सारी प्रत्यास्थ है, मतलब टक्कर के कारण ऊर्जा में हानि नहीं ले रहे हैं इसमें। ये अगला अजम्पशन था अपना। इससे अगला अजम्पशन है कि यहाँ पर टक्कर के दौरान तो एक दूसरे पे बल लगाएंगे, एक कण दूसरे पे बल लगाएगा, बोल सकते हैं कि नॉर्मल लगाएगा या आवेगी बल लगाएगा बहुत ज्यादा उस वाली स्थिति में। लेकिन बाकी उसके अलावा बाकी जब भी टक्कर या गति कर रहा है तो ना तो दीवार के साथ कोई उसका बल है, टक्कर के दौरान लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि गैस का कण यहाँ पे यार ये दीवार इसको आकर्षित कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, आवेशों में जैसे होता है उस तरह की अवस्था नहीं ले रहे। या गैस के दो कण है, एक आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, या द्रव्यमान के कारण आकर्षण प्रतिकर्षण हो रहा है, तो इस तरह का और कोई बल यहाँ पे हम नहीं ले रहे। मतलब हम ये मान रहे कि गैस का जो कण है वो ज्यादातर टाइम पर बिना किसी बल के घूम रहा है, केवल टक्कर के दौरान एक दूसरे पे बल लग रहा है। ये हम अजम्पशन ले रहे हैं। अगले अजम्पशन में हमने ले रखा है कि जो टक्कर का समय है वो बहुत कम है, मतलब आया कण टकरा के निकल गया। अब ज्यादातर टाइम पर जो इनकी गति है वो एक तरह से फ्री है, कोई बल नहीं लग रहा, किसी से कोई टक्कर नहीं हो रही, तो ज्यादातर समय हम बोल सकते हैं मुक्त रूप से घूम रहे होंगे। टक्कर का समय बहुत कम ले लिया। गुरुत्वीय बल का प्रभाव नगण्य है, मतलब गैस के कण अगर गति कर रहे होंगे, जैसे गैस का कण गति किया, किसी भारी वस्तु को लें और उसको अगर हम फेंकें तो फेंकेंगे, भारी हल्की भी ले लो, लेकिन अगर हम कम वेग से फेंकेंगे तो कम वेग से फेंकने पर क्या होगा, उसका पथ थोड़ा बहुत विचलित होगा, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये गुरुत्वीय बल के प्रभाव में हुआ। तो कोई कण होता तो वो इस तरह से जाता। गैस के कणों के बीच में भी यही होना चाहिए कि गुरुत्वीय बल का प्रभाव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस वाली अवस्था में हम क्या मान रहे हैं कि गुरुत्वीय बल का प्रभाव वो नगण्य है। क्यों है? क्योंकि गैस के कणों का वेग ज्यादा है। टक्कर हो जाएगी उससे पहले, जिससे पहले ये नीचे जाने लगेगा या अपने पथ से थोड़ा बहुत मुड़ने लगेगा उससे पहले। तो हम ये बोल सकते हैं कि गैस के कण का वेग ज्यादा, गए,
किसी दूसरे कण से टकरा गए या दीवार से टकरा गए विचलित होने से पहले ही, तो गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण जो विचलन होता है वो नगण्य है, लगभग सीधा ही जाता हुआ मान रहे, इधर जा रहा सीधा जा रहा है, आगे जाके इससे टकरा गया फिर मुड़ गया, लेकिन गुरुत्वीय बल के कारण प्रभाव नहीं है उस पर, ये नगण्य मान है। न्यूटन के नियम लागू रहेंगे, मतलब बल लगेगा तो F बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये न्यूटन के नियम हम लगा रहे हैं। तो ये कुछ अजम्पशंस हम ले रहे हैं और इन अजम्पशंस के आधार पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाले पार्ट में हम न्यूटन के नियम ही लगा रहे होंगे और न्यूटन के नियम से ही दाब, ताप, आयतन, वेग, इनमें संबंध निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पात्र ले रहे हैं, और इसके अंदर गैस के कण ले रहे हैं। पात्र को घनाकार ले लो, एल भुजा मान लो, इसकी सारी भुजाएं एल। इसमें गैस के कण गति कर रहे होंगे, कोई एक कण उठा लो। हमने लिया था कि गैस के कणों की जो गति है वो यादृच्छिक है, इसका वेग किधर भी हो सकता है। इधर की ओर मान लिया इसका वेग का घटक है vx, इधर की ओर मान लिया vy, बाहर की ओर vz। मतलब हमने ये मान रखा है कि इधर की ओर x अक्ष है, ये y अक्ष है, और इस बोर्ड के बाहर z अक्ष है। बोर्ड के बाहर ऐसे नहीं कि ये कोण पे, बोर्ड के बाहर z अक्ष है, इसका वेग vx, vy, vz, इस तरह से वेग। अब इस कण को लेते हुए हम आगे इस वेग से बल तक या दाब तक पहुंचेंगे कि इसके कारण इस पे दाब कितना है और सबके कारण मिला के दाब कितना है। स्टेप्स क्या क्या होंगी, क्योंकि आगे थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, लेकिन स्टेप्स पता होंगी तो वो कैलकुलेशन ना के बराबर है। अब स्टेप समझ में आनी चाहिए वो क्या क्या हुआ है। अपन क्या करेंगे, संवेग में परिवर्तन निकालेंगे। संवेग लिखेंगे एक का, टक्कर हुई दीवार से, टक्कर के कारण लौट के चला गया, संवेग में परिवर्तन कितना होगा निकाला। अब ये संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड कितना हो रहा है, क्या करेंगे, यहाँ पे टकराया, संवेग में परिवर्तन हुआ, घूम फिर के दोबारा टकराया, फिर संवेग में परिवर्तन हुआ कुछ टाइम के बाद, फिर आके टकरा रहा है, फिर आके टकरा रहा है। तो कितनी टक्कर प्रति सेकंड कर रहा है, एन यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, नंबर ऑफ मोल नहीं है। तो प्रति सेकंड कितनी टक्कर हो रही है इनटू संवेग में परिवर्तन, तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड जो एक कण के कारण आया। तो ये संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड हो जाएगा बल इस दीवार पे, इस कण ने कितना लगाया, ठीक है। एक कण का बल निकाल लिया, सबका बल जोड़ देंगे, दूसरा कण भी आके टकराएगा, तीसरा भी टकराएगा, सारे टकराएंगे, अलग अलग टाइम पे टकराएंगे, एक साथ भी टकरा रहे होंगे, तो सबका बल हम निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, कुल बल हो जाएगा। इस दीवार पे कुल बल आ गया, कुल बल बटा कुल बल बटा क्षेत्रफल जो हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल, सतह के लंबवत बल बटा क्षेत्रफल जो हो जाएगा उसको अपन बोल देंगे दाब, ठीक है। इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि सतह के लंबवत बल की बात करें तो सतह के लंबवत बल बटा क्षेत्रफल, इसको हम बोल देंगे दाब, अदिश राशि है, इसलिए यहाँ से वो हटा दिया। तो दाब इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप क्या क्या होगी, संवेग लिखना है इसका, फिर संवेग में परिवर्तन टक्कर के कारण, कितनी टक्कर प्रति सेकंड होगी वो समय निकाल लेंगे, ठीक है। प्रति सेकंड टक्कर से बल आ जाएगा, कुल बल याद कर लेंगे, कुल बल बटा क्षेत्रफल कर देंगे, दाब आ जाएगा। यही कैलकुलेशन है अपनी पूरी इसमें, ठीक है। अब इन कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले निकालते हैं संवेग में परिवर्तन। तो टक्कर के कारण संवेग में परिवर्तन, कि टक्कर हुई दीवार से तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो पहले वाली स्थिति ये होगी कि ये दीवार, इसी दीवार के साथ बात कर रहे हैं अभी, कि ये कण इधर आ रहा था Vx से, Vy से, बाहर की ओर Vz, ये टक्कर से पहले, टक्कर के बाद क्या होगा, टकराएगा। टक्कर सारी कैसी ले रखी है, प्रत्यास्थ। तो अगर प्रत्यास्थ टक्कर है
तो जिस वेग से आता है उसी वेग से वापस लौट जाता है भारी वस्तु से जब कोई हल्की वस्तु टकराती है। कि कोई भी हल्की वस्तु है, भारी वस्तु से ये भारी वस्तु इससे हल्की वस्तु आके टकरा रही है, तो जिस वेग से आ रही है उसी वेग से वापस लौट जाएगी। हम जैसे दीवार पर नीचे एक बॉल गिराए, प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो जिस वेग से जा रही है उसी से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा ही assumption हम ले रहे हैं कि टक्कर प्रत्यास्थ तो जिस वेग से आ रही है उसी से ही वापस लौट जाएगी। लेकिन वेग कौन सा बदलेगा? केवल जिधर बल लगा उधर। इसने इस पे इधर बल लगाया, इधर बल लगाया, तो बल की दिशा वाला वेग बदल गया। केवल Vx, Vy नहीं बदला, Vz नहीं बदला। जिधर बल लगा केवल वो बदला, बाकी नहीं बदले। ठीक, तो ये Vx वेग से आ रहा था, Vx वेग से लौट गया। तो देखो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया? डेल्टा पी लिख रहा हूं। संवेग में परिवर्तन सदिश राशि है, बाद का संवेग माइनस पहले का संवेग है। अब एक तो है कि पूरा लिखें, लेकिन पूरा लिखने से अच्छा सीधा यहाँ पे देखो कि ये तो नहीं बदला ना, ये भी नहीं बदला, केवल x वाला बदला। तो x में संवेग पहले हम बोल सकते हैं, एक मिनट, x में जो संवेग है वो पहले है इस तरफ, और परिवर्तन लिखते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में, प्रारंभिक पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हुआ। ठीक है, तो ये संवेग में परिवर्तन लिख दिया, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो संवेग में परिवर्तन आ गया -2mvx। माइनस वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव x अक्ष में ये संवेग में परिवर्तन हुआ है। किसका संवेग में परिवर्तन? कण का, दीवार का नहीं। लास्ट में आएंगे दीवार पे निकालेंगे, लेकिन अभी हम बात करें कण का संवेग में परिवर्तन ये हुआ। डेल्टा पी बराबर -2mvx। पहला काम हो गया। अगला काम क्या था? कितनी टक्कर प्रति सेकंड होगी? ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे अपने बल कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो प्रति सेकंड टक्करों की संख्या के लिए जरा एक बार समझो कि ये दीवार, उधर की तरफ दूसरी दीवार थी, ये कण इस तरफ Vx से आ रहा था, टकराया, टकराने के बाद इधर की ओर Vx वेग हो गया, Vx वेग से इधर जा रहा है, इससे टकराएगा, टकरा के वापस आएगा, फिर इससे टकराएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इससे टक्कर हुई। अब अगली टक्कर कितने टाइम बाद हुई? टकरा के गया, उस दीवार से टकराया, कितना दूर चल गया? L दूरी। किस वेग से? Vx से। वापस आया, जिस वेग से गया उसी से वापस आएगा, प्रत्यास्थ टक्कर है। वापस आया L दूरी, किस वेग से? उसी वेग Vx से। तो जाके वापस आया, टोटल 2L दूरी तय कर लिया दूसरी बार टक्कर से पहले। दो टक्करों के मध्य का समय कितना हो गया? t बराबर 2L दूरी तय की इसने Vx वेग से। ठीक है, इस तरफ, तो 2L/Vx। इतने टाइम बाद दूसरी बार टकरा गया, तो बोल सकता हूं दो टक्करों के मध्य का समय ये है। तो ये कण इस वाली दीवार से जब दो टक्कर करेगा, उनके बीच का समय 2L/Vx होगा। ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। तो इसमें आता है कि सर ये वेग अपन ने Vx लिया, जबकि वेग तो हर तरफ था, तो Vx ही क्यों ले रहे हो? फिर पूरा वेग लो। और 2L क्यों ले रहे हो? वो तो किधर भी जा रहा होगा, जरूरी थोड़ी ऐसे जा रहा होगा। तो इस चीज पे जरा आते हैं कि अगर ये 3 वेग के घटक ले लो, इसके लाल वाले पे ध्यान देना, लाल वाले को अपन Vx बोल रहे हैं, बाकी ये हो गए घटक। ठीक है, इस तरह से। अब इधर दीवार है और दूसरी दीवार इधर है, ये आया, इस दीवार से टकराया, या मान लो ऐसे आया, इस दीवार से टकराया, ये वेग का घटक बदल गया, इस दिशा में हो गया x वाला, बाकी नहीं बदले। अब वेग तो इधर कुछ हो रहा होगा, ऊपर कहीं टकराया होगा, ऊपर टकराया होगा तो ये वाला बदलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये होगा। मान लो अब उधर वाली दीवार से जाके टकरा गया, उधर वाली दीवार से टकराया तो ये बदलेगा, उस दीवार से टकराया, ये घटक बदल गया, ये अभी भी नहीं बदला। तो इस दीवार से टकराया था, तब के बाद से ये इधर ही मुंह कर रखा है, रेड वाला Vx जिसको बोल रहे थे। अब इस दीवार से टकराएगा तब ये इधर बदलेगा, मतलब ये तो कब बदला? जब सामने वाली दीवार से टकराया तभी बदला ये, वरना ये नहीं बदल रहा है। फिर मान लो आते आते इधर वाली दीवार से टकरा गया तो ये बदल गया,
नीचे वाली दीवार से टकराया तो ये बदल गया, लेकिन ये नहीं बदला। अब ये दोबारा कब बदलेगा? जब इस वाली दीवार से टकराएगा तभी बदलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो घटक है इस तरफ हमेशा Vx, ये चाहे बाकी दीवार से किसी से भी टकराए, उससे टकराए उसके बाद बदल के फिर वापस आया, तो हम बोल सकते हैं कि इस दिशा में x में जो इसका वेग है वो कंटिन्यूअस Vx है। Vx से गया और Vx से वापस आया, बाकी बदलता रहे। अब x में दूरी कितनी गया? तो x में तो l ही गया, बाकी कोई किससे क्या मतलब है? अपन को तो x में वेग पता है कि x में फिक्स है, x में दूरी पता है, तो समय के लिए केवल एक x को लेते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं कि x में विस्थापन दूरी 2l, x में वेग Vx, ये हो। अब दूसरी बात आती है कि ये तो सर आपने एक कण ले लिया, एक कण को लेके बोल दिया कि एक कण गया रहा, बाकी भी तो थे, उनसे नहीं टकराया गया, उनसे भी टकराया, लेकिन टक्कर अपन बोल रहे हैं प्रत्यास्थ समान द्रव्यमान। तो अगर याद हो समान द्रव्यमान, एक किसी u1 वेग से आ रहा है, एक किसी u2 वेग से आ रहा है, ठीक है, टक्कर हुई, टक्कर के बाद क्या होगा? समान द्रव्यमानों के बीच में प्रत्यास्थ टक्कर अगर हो रही है तो टक्कर के बाद वेग की अदला बदली कर लेंगे, ये हो जाएगा यहां पर अवस्था कि टक्कर हुई, टक्कर के बाद वेग की अदला बदली यहां पर इन्होंने कर ली। अब इस वाली अवस्था और इस वाली अवस्था को जरा कंपेयर करो, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि कण आया, टकरा के वापस लौट गया, तो इस तरफ जो आ रहा था उसका वेग क्या है? u1। अब इस तरफ आ रहा है उसका वेग क्या है? u1 ही है। उस तरफ जा रहा है उसका वेग क्या है? u2। उस तरफ जा रहा है उसका वेग क्या है? u2। द्रव्यमान क्या है? m। द्रव्यमान क्या था? m। तो एक तरह से अगर हम इस चीज को कवर कर दे तो अपन को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये टकराए कि पार करके निकल गए। तो हम बोल सकते हैं कि m द्रव्यमान का कण u1 वेग से आया, निकल गया, आ गया वापस, ठीक है। एक तरह से ये बोल दो कि इसका काम इसने ले लिया, ये जो काम करने वाला था ये काम ये करने लग गया, कि ये इधर u2 वेग से जा रहा था, ये जाने लग गया u2 वेग से, ये जितना बल लगाने वाला था दीवार पे ये लगाने लग गया। आइडेंटिकल है, जुड़वा है एक जैसे, ठीक है। तो किसी को पता ही नहीं चला कि वो दूसरा बदल गया था। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक तरह से एक कण गया, टकरा के वापस आया, टक्कर के बीच का समय ये हो गया t बराबर 2l/vx। बात समझ में आई? तो ये अपने पास दूसरा पार्ट आ गया। पहला आ गया था संवेग में परिवर्तन, ये आ गया दो टक्करों के बीच का समय। क्यों निकाला है? बल ज्ञात करने। बल कैसे ज्ञात करेंगे? संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड कितना हो रहा है, ये दो टक्कर के बीच में हुआ, तो इतने टाइम के बाद फिर दोबारा इतना संवेग में परिवर्तन, इतना संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को काम में लेंगे आगे अपन। तो इन दोनों को एक बार साइड में लिख देते हैं कि अपना जो एक कण का संवेग में परिवर्तन आया ये आ गया -2mvx, दो टक्करों के बीच का जो समय आ गया वो आ गया 2l/vx, ठीक। अब बल पे आएंगे, दो पॉइंट हो गए, तीसरे पॉइंट पे आएंगे बल पे। तो बात है कण पे औसत बल। मुझे एक दीवार लगा रही है, वो एक दीवार ने इस कण पे कितना औसत बल लगाया, F1 बोल दे रहा हूं। बल में बोल सकता हूं संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है एक सेकंड में, ठीक है, प्रति सेकंड। तो यहां पे संवेग में परिवर्तन हुआ -2mvx, कितने समय में? 2l/vx में। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? दो कैंसिल हो गया, m vx ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा बाई l। तो ये आ गया बल, किस पे? कण पे, औसत बल जो दीवार ने लगाया। हमें किस पे निकालना है? दीवार पे बल निकाल, ये कण पे निकला है, दीवार पे दाब निकालना। तो दीवार पे बल कितना हुआ? दोबारा कैलकुलेशन करें? नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया से जितना बल कण पर दीवार ने लगाया बराबर और विपरीत कण दीवार पे लगाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम, बोले तो न्यूटन के नियम लागू रहेंगे तो लागू करना ही है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से बोल सकते हैं कि दीवार पर जो पहले कण ने बल लगाया वो F1 सिंबल एक जैसे दिख रहा है, इसको F1 डैश कर लो, इसको F1 कर लो। तो दीवार पर जो बल लगा वो कितना हो गया? इसका विपरीत, माइनस था,
विपरीत मतलब प्लस, प्लस दिशा में लगाया, क्यों अपन ने इधर वाली दीवार ली थी, कण आके टकराएगा तो इस दिशा में बल लगाएगा प्लस में, तो ये एक कण ने जो दीवार पे बल लगाया, एक कण का थोड़ा निकालना, पूरा निकालना है। तो तीसरे पार्ट पे आ रहे हैं, बल वाला पार्ट चल रहा है अपना, ये औसत बल आया, कुल बल दीवार पर कुल बल क्या आएगा, पहले का बल, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ये। अब पहले का बल कितना, एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल, दूसरे का एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल, एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल, सेम लेना है कि। तो देखो हमने क्या मान रखा था, assumption क्या था कि सारे कण एक जैसे ही है, समान, द्रव्यमान तो सभी कणों का समान है। एल क्या है, उस बॉक्स की साइड लेंथ, एल सबके लिए समान होगा, तो ये भी सबके लिए समान है। वी एक्स, एक्स में वेग, हमने गति यादृच्छिक मान रखी, मतलब वेग जरूरी नहीं है समान हो, तो हम यहां पर ये ले लिया v1, v2, v3, ये हमने मान लिया। तो ये फाइनली कुल बल का समीकरण बन गया अपने पास कि F बराबर m बाई एल, एम बाई एल सब में से कॉमन, Vx1 स्क्वायर, Vx2 स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है, x में पहले का वेग का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तो सभी के वेगों का x घटक का स्क्वायर किया अपन, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, n से ऊपर नीचे गुणा कर देना एक बार। n क्या, कुल गैस के कणों की संख्या, मोल नहीं, मॉलिक्यूल्स, कुल गैस के मॉलिक्यूल कितने हैं, कणों की संख्या कितनी है। कुल कणों की संख्या कितनी है, उससे ऊपर नीचे अपन ने मल्टीप्लाई कर रखा है n से, ठीक है। इस वाली चीज पे ध्यान दो, ये कुल गैस के कण कितने हैं, ये एक का द्रव्यमान कितना है, तो एक का द्रव्यमान n से गुणा कर दिया तो कुल द्रव्यमान हो गया, तो हम बोल सकते हैं ये गैस का कुल द्रव्यमान हो गया। स्मॉल m ध्यान रखना एक कण के लिए यूज कर रहे हैं, कैपिटल M कुल कणों के लिए यूज कर रहे हैं, कुल गैस का द्रव्यमान बटा L। ये दिख रहा है कि सभी के वेगों का वर्ग डिवाइड बाय n, 10 कण है तो बटा 10, 100 कण है तो बटा 100, 1 लाख कण है तो डिवाइड बाय 1 लाख है। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से वर्ग और औसत ले रखा है, वर्ग लेने के बाद माध्य बोल दो, तो वर्ग माध्य, रूट और लगा होता तो ये हो जाता वर्ग माध्य मूल, तो यहाँ पे ऐसे ही कन्वर्ट कर देते हैं एक बार इसको कि ये हो गया वर्ग, ये हो गया माध्य, रूट ले लिया मूल, लेकिन हमने तो ये तो जबरदस्ती लगाया था, तो वर्ग लगा दो वापस ताकि ये वाला पद तो हट जाए, तो यही चीज लिखी हुई है, लेकिन ये लिखा हो गया अब वर्ग माध्य मूल। तो हम बोल सकते हैं कि जो दीवार पे बल लगाया गैस के कणों ने, वो आया कुल द्रव्यमान, गैस का कुल द्रव्यमान, एक भुजा की लंबाई, और यह आ गया x में वेग का वर्ग माध्य मूल, RMS, रूट मीन स्क्वायर, और फिर उसके बाहर स्क्वायर। ये अपने पास बल आ गया, x वाली दीवार पे जो बल लगाया वो बल आ गया, ठीक है। तो जो हमें अगला स्टेप करना था वो आ गया, दाब पे आएंगे, लेकिन उससे पहले इस वाले पार्ट पे एक बार आते हैं, RMS पे आते हैं, उसको एक बार साइड में लिख लेते हैं। ये दीवार पे कुल बल, दीवार पे कुल बल कितना आ गया, गैस का कुल द्रव्यमान बटा L साइड लेंथ, Vx में RMS का स्क्वायर, x में RMS है, कुल RMS नहीं है, कुल RMS पे भी आते हैं, तो ये दीवार पे कुल बल आया। अब RMS पे आते हैं, हटा रहा हूं इस पार्ट को, तो कुल बल वाला ही पार्ट चल रहा है अभी, लेकिन RMS थोड़ा इंक्लूड कर लेते हैं इसके अंदर, तो गैस का वर्ग माध्य मूल वेग पे आते हैं। VRMS से जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, VRMS की क्यों जरूरत पड़ रही है, यहीं पे दिख रहा है कि हमें स्क्वायर किया था,
माध्य दिख रहा था, मूल लिया, तो इसलिए हमें वर्ग माध्य मूल की भी जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर आगे ऊर्जा के लिए भी वर्ग माध्य मूल की जरूरत पड़ेगी। तो आते हैं, तो वर्ग माध्य मूल का मतलब क्या है? वेगों का वर्ग, x में नहीं, y में नहीं, z में नहीं, कुल वेग का वर्ग जोड़ दिया बटा n कर दिया, माध्य, वर्ग माध्य मूल। ठीक है, ये आ गया अपने पास VRMS। अब इसको अपन को कन्वर्ट करना है, हमें चाहिए XRMS, x में RMS चाहिए। तो अपन क्या कर रहे हैं, V1 को मैं बोल रहा हूं कि x घटक का स्क्वायर, y घटक का स्क्वायर, z घटक का स्क्वायर। ये होगा कि अगर हम वेग लिखें पहला, तो इसका x घटक होगा, y होगा, z होगा, x घटक का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z स्क्वायर रूट, ये V1 के बराबर वर्ग है, रख दिया ऐसे। ऐसे दूसरे को लिख लिया, y2 स्क्वायर, z2 स्क्वायर, ऐसे सारे लिख देंगे, डिवाइड बाय n पूरे का रूट। या अब इन सब x वालों को एक साथ ले लो, बटा n है, इनके साथ ले लेंगे, RMS इधर ले जाओ, स्क्वायर लेंगे बाद में। इधर रह गया x में पहले का स्क्वायर, x में दूसरे का स्क्वायर, x में तीसरे का स्क्वायर, डिवाइड बाय n, प्लस y में पहले का स्क्वायर, y में दूसरे का स्क्वायर, z में क्या करें, तीसरे का चाहिए यहाँ पे, डिवाइड बाय n, फिर ऐसे ही z में vz1 स्क्वायर, vz2 स्क्वायर, डिवाइड बाय n। ये ऐसे कन्वर्ट कर दिया इसको। ये x में RMS का स्क्वायर जो अपन को चाहिए था, तो यहाँ पे क्या रिलेशन निकल के आया कि VRMS स्क्वायर बराबर x में RMS का स्क्वायर है, ये y में RMS का स्क्वायर, z में RMS का स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया RMS में। इसको इतना ना करके सीधा ही पूछ सकते थे, जैसे हम किसी एक के वेग के लिए बोले कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का रूट, तो RMS के लिए भी x RMS का स्क्वायर, y RMS, z RMS स्क्वायर का रूट हो जाता VRMS। अब हर कण का वेग तो अलग था, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि सभी का RMS x में, y में और z में सेम होगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी हम बल की बात कर रहे हैं, आगे दाब की बात करेंगे, तो गैस के कण एक दीवार पे, दूसरी पे, तीसरी पे, सारी दीवारों पे जो बल लगा रहा है वो बल तो बराबर, दाब तो बराबर होगा। दाब बराबर होता है तो हम बोल सकते हैं कि RMS भी ये वैल्यू बराबर होगी। तो हम आगे ये कर रहे हैं कि x RMS, y RMS और z RMS जो है ये बराबर ले लें। ठीक है, हमें x RMS चाहिए बल में, यहाँ पे पुट कर दिया ये रिलेशन, तो यहां से रिलेशन आ गया कि VRMS स्क्वायर बराबर x RMS का स्क्वायर, y की जगह भी x रख दिया, x RMS का स्क्वायर, x RMS का स्क्वायर, तो 3 हो गए। ठीक है, तो यहां से VX RMS का स्क्वायर कितना आ गया, VRMS का स्क्वायर बाई 3 ले गए इधर। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट इधर ले लेते, ये आ गया। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया RMS। तो ये हमने क्या देखा, वर्ग माध्य मूल वेग कि सभी के वेगों का वर्ग औसत रूट, ये था। x में RMS, y में RMS, z में RMS में कन्वर्ट कर दिया, और x में RMS, y में RMS, z में RMS बराबर होता है, वहां से रिलेशन आ गया कि x RMS बराबर VRMS बाय √3। ये रिलेशन आ गया। क्यों निकाला है, बल के लिए चाहिए अपन को, जो बल वाला बल लिखा है ये रहा x RMS, लेकिन हमें कुल RMS के पदों में लिखना था, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बीच में साइड पार्ट आ गया अपना RMS। वापस उस पर वापस चलते हैं, तो हटाते हैं, फिर वापस उस पर आते हैं, क्योंकि दाब तक पहुंचना है, ये तो अभी बल ही आया है। शुरुआत में बताया था डेरिवेशन पार्ट थोड़ा लंबा है, लेकिन है सिंपल।
पूरे को एक साथ देखोगे तब तो अजीब सा लगेगा, लेकिन एक एक पार्ट के हिसाब से बढ़े तो हम इनको रिलेट कर सकते हैं आराम से। तो पार्ट यही थे कि पहले संवेग में परिवर्तन निकालो, औसत कितना समय लग रहा है ताकि बल निकाल सके, बल से आगे दाब निकाल सके। बल वाले पार्ट में VRMS पे आ जाते हैं। अभी जो रिलेशन आया था लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि XRMS बराबर VRMS बाय √3। ठीक, लेते हैं इसको आगे, उसी पे आते हैं वापस बल पे। तो बल आया था F बराबर M/L VXRMS²। अब सदिश को हटा के चलते हैं कि एक बल पे, एक दीवार पे बात कर रहे थे, तो दीवार पे जो बल लगा था वो x डायरेक्शन में लगा था सतह के लंबवत, वो बल है। VRMS की जगह वैल्यू रखी यहाँ पे XRMS की जगह, उसका स्क्वायर किया 3। तो एक दीवार पर जो गैस के कण बल लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, सतह के लंबवत लगा रहे हैं, तो ये आ गया M VRMS²/3 है। हो गया बल वाला पार्ट कंप्लीट। दाब वाले पार्ट पे आते हैं। गैस द्वारा पात्र की दीवार पर बल, दीवार पर दाब। बल तो ज्ञात कर चुके अपन, दाब पे ज्ञात करें। तो किसी भी सतह पर दाब हम बोलते हैं सतह के लंबवत लगने वाला बल बटा सतह का क्षेत्रफल। बल लंबवत है क्योंकि हमने x अक्ष वाली दीवार ले रखी थी, संवेग में परिवर्तन जो हो रहा था वो भी x में हो रहा था, बल जो लग रहा था वो भी x में आएगा संवेग में परिवर्तन की दिशा में। तो सतह के लंबवत था बटा क्षेत्रफल, तो बल तो ये हो गया। ये बल। एरिया, दीवार जो थी हमने घन लिया था तो इसकी साइड भी L और L है, तो इसका एरिया कितना हो गया L²। तो यहां पे दाब जो है P वो आ गया M VRMS²। L² और L कितना हो जाएगा L³। अब घन का आयतन L³ ही है, V लिख दूं आयतन, तो इसको लिख दिया मैंने V, 3 है ही, V रख दिया। तो ये रिलेशन आ गया दाब और वेग में। तो हमने क्या किया है कि गैस के कणों का जो रैंडम वेग था उससे दीवार पे कितना बल लग रहा होगा, दाब लग रहा होगा, वो कैलकुलेट कर लिया। तो दाब की वैल्यू ये आ गई। लेकिन ज्यादातर ये अपने कैलकुलेशन VRMS के लिए आ रहेगा कि VRMS कितना है। VRMS कितना आया, ले जाओ इधर, 3 PV/M का रूट। ये VRMS वेग आ गया। जरा देखो, ये आयतन था, कुल गैस का द्रव्यमान, गैस का कुल आयतन तो घनत्व में बोल सकते हैं। तो द्रव्यमान बटा आयतन जो है वो हुआ घनत्व, और रो लिख दिया। तो VRMS कितना आ गया √3, P वैसा का वैसा ही, M/V है रो, तो नीचे आएगा रो। तो ये वर्ग माध्य मूल वेग आ गया गैस का √3P/रो के बराबर। अब हम अभी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में बोल रहे थे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में बोल रहे थे कि जो विसरण की दर है वो घनत्व की रूट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि विसरण की दर वेग के समानुपाती होगी। गैस के कणों का जितना ज़्यादा वेग होगा उतने ही जल्दी विचलित होंगे, मिक्स होंगे, और वेग जो है घनत्व की रूट के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से हम डाल्टन्स ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के लिए बोल सकते हैं कि विसरण की दर घनत्व की रूट के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो यह है अपना VRMS। मतलब हमने दाब और वेग में संबंध ज्ञात कर लिया, घनत्व दे रखा है। अब इसको तापमान से रिलेट करते हैं, मतलब इसको अलग फॉर्म में लिखते हैं। जो अपना डेरिवेशन वाला पार्ट था वो यहाँ पे हो गया, अब ये पूरा हो गया। हमने यहाँ पे VRMS का मान दाब के पदों में या दाब का मान VRMS के पदों में निकाल लिया। अब इसको अलग फॉर्म में अगर हम लिखें
यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर हम इसको तापमान के पदों में लिखें, यही लिख देंगे, तो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण क्या, PV बराबर nRT, PV की जगह लिख दिया nRT, तो VRMS √3 P की जगह nRT, इस PV की जगह यहाँ पे √3 nRT बाय m, ये वाला पता है। अब जरा n बाय m को देखते हैं। n है नंबर ऑफ मोल, कुल मोल, m है कुल द्रव्यमान, ठीक है, गैस का कुल द्रव्यमान। अब कुल द्रव्यमान को मैं ये भी बोल सकता हूं कि मोलर द्रव्यमान इनटू नंबर ऑफ मोल्स, मोलर द्रव्यमान इनटू नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल में कितना आ रहा है और कुल मोल कितने हैं, उनको गुणा कर देंगे तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा। ये कुल द्रव्यमान था गैस का, कैपिटल M, n ये था, n से l कट गया तो ये 1/m0 है। m0 क्या है, मोलर द्रव्यमान। तो फाइनली रिलेशन क्या आ गया, VRMS बराबर √3RT बाय मोलर द्रव्यमान। ये मोलर द्रव्यमान के पदों में VRMS की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे अपना रिलेशन फाइनली क्या आ गया कि VRMS बराबर एक तो आया 3P बाय रो और एक 3RT बाय m0। अलग अलग सिंबल ये थे अपन ने, स्मॉल m का मतलब एक अणु का द्रव्यमान, कैपिटल M कुल गैस का द्रव्यमान, m0 मोलर द्रव्यमान, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल गैस के कण, अणुओं की संख्या, Na एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यूज थी, ठीक है। तो ये अपना VRMS वेग फाइनली आ गया, ठीक।